नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम एफसीआरए के तहत निम्नलिखित में से कौन विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता है? चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या किसी निगम या सरकार के नियंत्रण या स्वामित्व वाली किसी अन्य संस्था के कर्मचारी, एसोसिएशन या कंपनी जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऑडियो समाचार या ऑडियो विजुअल समाचार या करंट अफेयर्स कार्यक्रमों को तैयार करने या प्रसारण में लगी हुई हो, या फिर एक पंजीकृत समाचार पत्र के संवाददाता, स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक। आपके विकल्प हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी एफसीआरए के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में व्यक्तियों के विदेशी वित्त पोषण को इस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। इसको मूल रूप से गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिए ऐसा योगदान प्राप्त किया गया है। हालांकि इसके अंतर्गत अनेक व्यक्तियों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से वंचित भी किया गया है, जिसमें एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा हो, कार्टूनिस्ट, संपादक, पंजीकृत समाचार पत्र के प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या किसी भी निगम के कर्मचारी के साथ ही किसी भी विधायिका के सदस्य तथा राजनीतिक दल आदि को उस श्रेणी में रखा गया है जो विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस रूप में यदि आप ध्यान देंगे तो चारों के चारों जो विकल्प हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए में प्रतिबंधों को लागू करने वाले संशोधनों को बरकरार रखा है और ये कहा है कि किसी को भी विदेशी योगदान प्राप्त करने का मौलिक या पूर्ण अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या है? हिंदुस्तानी संगीत कृति आधारित है, जबकि कर्नाटक संगीत राग आधारित है। राग वर्णन आलाप हिंदुस्तानी संगीत में स्वर से स्वर तक और कर्नाटक संगीत में पद से पद तक विस्तृत होते हैं। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन में हुई, जबकि हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि मध्य युग के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत आमतौर पर 2 परंपराओं पर आधारित देखा गया, जिसमें दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत का प्रचलन जबकि उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रचलन देखा गया था। हालांकि दोनों के मध्य कुछ महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान हैं, जैसे कि कर्नाटक संगीत का उद्भव भक्ति आंदोलन से देखा जाता है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत का उद्भव वैदिक काल से ही देखा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत राग आधारित है, जबकि कर्नाटक संगीत कृति आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से ढोलक, शहनाई, सितार आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत में मुख्य रूप से मृदंगम, नादस्वरम, वायलिन आदि का प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में बल स्वर पर दिया जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत में बल लय पर दिया जाता है। यही कारण है कि राग के वर्णन में हिंदुस्तानी संगीत में स्वर से स्वर तक और कर्नाटक संगीत में पद से पद तक विस्तार देखा जाता है। इस रूप में यदि हम देखें तो पहला जो हमारा विकल्प है वह सही नहीं है, हालांकि दूसरा और तीसरा विकल्प सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें कर्नाटक गायक, संगीतकार और लेखक टी एम कृष्णा आज यानी 9 अप्रैल को केरल के
होसन्ना पर्वत में श्री नारायण गुरु के छंदों को प्रस्तुत करेंगे, जिससे कर्नाटक संगीत का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चावल के फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोर्टिफाइड चावल को पकाने के क्रम में किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। चावल के फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से चावल की लागत बढ़ जाती है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों, कि इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं फोर्टिफिकेशन की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य पौष्टिकता बढ़ाने के लिए चावल, दूध और नमक जैसे खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन, जिंक आदि तत्वों को शामिल करने से होता है। फोर्टिफिकेशन से पहले यह पोषक तत्व मूल रूप में भोजन में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी। जब बात की जाती है चावल के फोर्टिफिकेशन की, तो यह आपको ध्यान रखना है कि जब हम आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए चावल का फोर्टिफिकेशन करते हैं, तो इसमें मूल रूप से हम इसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आदि को शामिल करते हैं। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि फोर्टिफाइड चावल को पकाने के क्रम में किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि अनेक बार चावल के फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से चावल की लागत बढ़ जाती है। इसी के चलते अब सरकार के द्वारा इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के माध्यम से भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसे और वहनीय बनाया जा सके। इस रूप में यदि हम देखें तो दोनों के दोनों जो विकल्प हैं वो हमारे सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में समाचारों में देखी गई अवसर योजना निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के तहत ऋण देने को आसान बनाने और छोटे पैमाने के निर्यातकों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई योजना। देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने की योजना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक पहल, जिसमें यह स्वयं सहायता समूहों को अपने क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री या प्रदर्शन के लिए अपने हवाई अड्डों पर स्थान आवंटित करता है, कि कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए प्रमुख योजना। अवसर योजना के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्वयं सहायता समूहों को अपने क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने या प्रदर्शित करने के लिए हवाई अड्डों पर स्थान आवंटित करने की पहल की है। यह अवसर योजना फुल फॉर्म के रूप में आप याद रख सकते हैं, जिसका मतलब है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन ऑफ द रीजन, यानी क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा योजना, जिसके माध्यम से न केवल महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है, अपितु ये आगे चलकर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो सकता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम बात कर लेते हैं 2021 में पूछे गए प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास की नट घास। प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि लेमन ग्रास के प्लांट को एक उत्कृष्ट मच्छर भगाने वाला माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक यौगिक सिट्रोनेला होता है, जो उन गंधों को छिपाने में मदद करता है जिनसे मच्छर आकर्षित होते हैं। 2011 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल की तीव्र गंध के कारण प्रजातियों की एक विशिष्ट श्रेणी के लगभग 95% मच्छर या तो मारे गए या पूरी तरीके से भगा दिए गए थे। इस रूप में यदि हम देखें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे इंडोनेशिया के
पाम तेल के संकट की, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। पाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के बावजूद इंडोनेशिया घरेलू कमी का सामना कर रहा है, जिससे सरकार के द्वारा मजबूर होकर इसके संदर्भ में मूल्य नियंत्रण और निर्यात प्रतिबंधों को लगाया गया है। अमेरिकी कृषि विभाग ने 2021-22 के लिए इंडोनेशिया के पाम तेल के उत्पादन का अनुमान लगभग 45.5 मिलियन टन लगाया है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% है और इससे अगले उत्पादक जो कि मलेशिया है उससे बहुत ज्यादा आंका जा सकता है। फिर भी इंडोनेशिया में ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की घरेलू कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है, जिससे सरकार को मजबूर होकर मूल्य नियंत्रण और निर्यात प्रतिबंधों को लगाना पड़ा है। विशेषज्ञों के द्वारा इसके दो संभावित कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक अन्य खाना पकाने के तेल जैसे कि सूरजमुखी और सोयाबीन की आपूर्ति में आने वाला प्राकृतिक और मानव निर्मित व्यवधान को बताया गया है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन और रूस मिलकर सूरजमुखी के तेल के वैश्विक व्यापार का लगभग 80% हिस्सा कवर करते हैं, किंतु दोनों के मध्य युद्ध के चलते यह आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसका प्रभाव तेल की कीमतों पर देखा जा रहा है। इसी प्रकार सोयाबीन का तेल भी दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम के चलते आपूर्ति के मुद्दों का सामना कर रहा है, जिससे ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे के संयुक्त सोयाबीन उत्पादन में लगभग 9.4% की गिरावट देखी गई है। इससे सूरजमुखी और सोयाबीन में आपूर्ति की कमी हुई है, जो ताड़ के तेल में स्थानांतरित हो गई है, जिसकी कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ताड़ अथवा पाम ऑयल के तेल में जो मूल्य वृद्धि देखी गई है, उसका दूसरा महत्वपूर्ण कारक पेट्रोलियम से जुड़ा है। विशेष रूप से जैव ईंधन के रूप में ताड़ के तेल का उपयोग इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा 2020 से बढ़ाए जाने के पश्चात ही खाद्य उत्पाद के संदर्भ में ताड़ के तेल में कमी देखी गई है, जो आगे चलकर तेल की कीमतों को बढ़ा रहा है। यदि हम भारत पर इसके प्रभाव की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल का आयातक देश है। इसके तहत भारत ताड़ यानी पाम ऑयल के साथ ही सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल तीनों का ही आयात करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया ताड़ के तेल के संदर्भ में भारत के लिए सबसे बड़े निर्यातक देश रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया सरकार के द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों का प्रभाव सीधे भारत पर पड़ा है, जिससे भारत में भी ताड़ के तेल के दाम बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति में भी बाधाएं देखी गई हैं, जिसका प्रभाव आगे चलकर सूरजमुखी के तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इन सब को ही ध्यान में रखकर खाद्य तेलों के संदर्भ में नीति को बनाए जाने की आवश्यकता है। दैनिक क्विज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।